नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है। तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो भी स्टूडेंट जो है प्रेजेंट टाइम में लॉ से रिलेटेड मतलब एलएलबी कर रहे हैं, चाहे 3 ईयर्स या 5 ईयर्स, या आप लोग किसी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएसजे हुआ, एपीओ हुआ, इन सभी की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आप लोग के लिए होने वाली है। इसलिए होने वाली क्योंकि मैं आज इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा लेबर लॉ। आप लोग को पता होगा लेबर लॉ है आप लोग का एक सब्जेक्ट। लेबर लॉ से रिलेटेड जो है हम लोग जो है आज एक टॉपिक देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो है मान लीजिए पूरा एक्ट ही है। ये आपके जो है जुडिशरी एलएलबी मतलब कहीं भी अगर आप प्रेजेंट टाइम में आपका सेमेस्टर एग्जाम है तो आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से 110% क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे ही मेरे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए आपका क्या है। देखिए जिसे हम लोग कहते हैं वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट, जो कि ये एक्ट बना था 1923 में, और इसका नाम है हिंदी में जिसे हम लोग कहते हैं कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। तो इसे जानिए क्या है ये क्या नहीं है। पूरा एक्ट नहीं मेरे भाई, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, काफ़ी थोड़ा वीडियो बड़ा होगा ये, क्योंकि ये एक्ट बड़ा है थोड़ा, इसमें सेक्शन ज़्यादा हैं। देखिए इसके ऑब्जेक्ट आप वुमेन्स देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, इसके ऑब्जेक्ट क्या हैं। इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। देखिए, दुर्घटना से ग्रसित श्रमिकों को उचित क्षतिपूर्ति दिलवाना, और दूसरा पॉइंट है उद्योगों के अंतर्गत श्रमिकों के लिए सुरक्षा चक्र स्थापित करना। ये 2 पॉइंट इनके उद्देश्य है। और जानिए इसके अगला पॉइंट क्या है, इसका एम है इस एक्ट को बनाने का। श्रमिकों के अस्तित्व को उचित मुआवजा दिलवाना और श्रमिकों को आर्थिक, मानवीय एवं सामाजिक सुरक्षा देना, ये भी इनका उद्देश्य है। और ये 5वां नंबर है श्रमिकों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण एवं उनकी जो है कार्यकुशलता में वृद्धि करना, ये भी उनका उद्देश्य था इस एक्ट को लाने के लिए। और अगला पॉइंट देखिए, श्रमिकों में कार्य के प्रति आत्मविश्वास पैदा करना। और अगला पॉइंट है 7 नंबर, नियोक्ताओं को उनके दायित्वों के प्रति कानूनी रूप से सजग बनाना। अब ये नहीं कि आपको इसके बारे में समझा नहीं रहा सर, इसको समझाने की कोई बात नहीं, ये पॉइंट आपको क्लियर कट में लिख दिया गया है। और आपको अगर एक बार ऐसे पढ़ लिए, एक बार इसको रीड कर लें, तो आपको समझने की मतलब समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। इस तरीके से मैं लिख दिया हूँ इसको, मतलब बना दिया हूँ कि आप खुद समझ जाएंगे सरल लैंग्वेज में एकदम। और अगला पॉइंट देखिए, इसका उद्देश्य क्या है। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना, औद्योगिक संघर्ष में कमी लाना, श्रमिकों को उचित मान सम्मान प्रदान करना। 11 नंबर है देश के औद्योगिक विकास को सही दिशा देना। 12 नंबर श्रमिकों की जो है कार्य क्षमता में वृद्धि करना। नेक्स्ट आपका 13 है श्रमिकों को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से जो है संतुष्ट प्रदान करना, ये भी उनका उद्देश्य, इनका एम था, इसका ऑब्जेक्ट था इस एक्ट को लाने के लिए। श्रमिकों को आर्थिक एवं मानवीय सुरक्षा देना, ये भी है। 15 नंबर है आपका श्रमिकों को अयोग्यताओं के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा दिलवाना है। और 16 नंबर औद्योगिक कार्यों में संरचनात्मक एवं जो है सृजनात्मक दृष्टिकोण का जो है विकास करना। इतने पॉइंट हैं। और देखिए बस मेरे भाई, तो इतने पॉइंट है, 16 पॉइंट है। इस 16 पॉइंट को आप एक बार याद कर लिए बढ़िया तरीके से, आपको पता हो गया ना, तो आपको कुछ भी नहीं याद रहेगा, तो इस 16 पॉइंट में आप लॉन्ग आंसर बढ़िया फर्स्ट क्लास बना सकते हैं। आगे देखिए, अब इसका आधार, इसके परिभाषाएँ देख लीजिए आप लोग। डिफिनीशन इसके कमिश्नर के द्वारा देखिए, आयुक्त जिसे हम लोग कहते हैं। इस अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत आयुक्त से आशय उस कमिश्नर से है जो श्रमिकों की क्षतिपूर्ति के लिए नियुक्त किया गया है। जो श्रमिक को कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो, उसके लिए जो कमिश्नर बनाया गया, जो नियुक्त किया गया, वही जो है इनका जो है इनकी जो है केस की सुनवाई करेगा। लेबर लॉ से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं वो कमिश्नर ही सुनते हैं। क्षतिपूर्ति देखिए, कंपनसेशन में क्षतिपूर्ति के आशय ऐसी राशि है जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम के अंतर्गत की गई है। आश्रित जिसे हम लोग का डिपेंडेंट, आश्रित से आशय मृत श्रमिक के निम्नलिखित रिश्तेदारों में से किसी से है, ये भी है। अगला इसमें देखिए जैसे है पॉइंट है पहला, जैसे विधवा, अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री अथवा विधवा माता, ये भी है। दूसरा पॉइंट है श्रमिक की आय पर पूर्णतः आश्रित वयस्क पुत्र तथा पुत्री जो दुर्बल हो, मतलब जो पूरा कुछ काम ना कर पाए, पूरी तरह अस्वस्थ हो। अगला पॉइंट इसमें तीसरा है श्रमिक की मृत्यु पर उसकी आय पर जो है पूर्णतः या अंशतः आश्रित होना, या इसमें जो एक ए नंबर दिया गया विधुर जैसे हम लोग कहते हैं, बी नंबर है विधवा माता के अतिरिक्त अन्य माता पिता भी इसमें आते हैं। और सी नंबर दिया है अवयस्क न जो है नाजायज पुत्र, अविवाहित नाजायज पुत्र, जायज या नाजायज विवाहित पुत्री, ये भी हो सकते हैं। और डी नंबर दिया अवयस्क भाई या बहन अथवा अविवाहित बहन या विधवा बहन,
ये भी हो सकता है। इसके बाद विधवा जो है पुत्र वधू भी हो सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, पूर्व मृतक जो है पुत्र का अवयस्क बच्चा हो सकता है, या पूर्व मृतक पुत्री का अवयस्क बच्चा हो सकता है, या दादा दादी यदि श्रमिक के माता पिता उस पर आश्रित नहीं है, ये भी हो सकते हैं। नियोजक नियोक्ता एम्प्लॉयर जिसे हम लोग कहते हैं, नियोजक या नियोक्ता से आशय निम्नलिखित व्यक्ति से जो है समामेलित या गैर समामेलित व्यक्तियों का कोई समूह, ये चौथा पॉइंट है ये नियोजक और नियोक्ताओं। और इसमें देखिए दूसरा पॉइंट है, पहला आपको बता दिया। दूसरा है क्या, नियोक्ताओं का कोई प्रतिनिधि होना चाहिए, ये भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट इसमें है मृतक नियोक्ताओं का कानूनी प्रतिनिधि होना चाहिए, और जब श्रमिक की सेवाएं इस व्यक्ति द्वारा जिसके साथ श्रमिक ने अनुबंध किया है किसी अन्य, ये भी हो सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को भाड़े पर या अस्थायी रूप से दी गई है, तो ऐसा अन्य व्यक्ति भी जो है धारा सेक्शन नंबर 21 के क्लॉज ई में आप लोग का जो है प्रावधान दिया गया है। प्रबंध अभिकर्ता जैसे हम लोग कहते हैं, 5वां नंबर है मैनेजिंग एजेंट। ये प्रबंध अभिकर्ता से आशय किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी अन्य व्यक्ति का व्यवसाय चलाने के उद्देश्य से उस दूसरे व्यक्ति द्वारा नियुक्त किया गया हो। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि जो उस व्यक्ति से इसका जो है मतलब है, जो व्यक्ति जो है व्यवसाय उद्देश्य जो है उसे चलाने के लिए दूसरे व्यक्ति द्वारा नियुक्त किया गया हो। जैसे मतलब ये कि मैनेजर है, समझ सकते हैं, मैनेजर है तो आपको कोई मतलब जैसे मेन मालिक जो डायरेक्टर है, मतलब मान लीजिए कंपनी का किसी, और किसी कंपनी के लिए तो वो सुपरवाइजर ये सब सारी चीज़ें रखता है, यही सब लोग जो है इसमें आते हैं मैनेजिंग में, एजेंट जो पूरे मैनेज करते हैं। जैसे एक डायरेक्टर एक मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। अधीन कार्य करने वाला मैनेजर या प्रबंधक शामिल नहीं है इसमें। अवयस्क माइनर जिसे हम कहते हैं, अवयस्क से ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपने जीवन में 18 वर्ष पूरे नहीं किए हैं। अब अगला देखिए आंशिक अयोग्यता। देखिए आप इसमें आपको आंशिक अयोग्यता से ऐसी अयोग्यता से है जिससे श्रमिक की आय कमाने की क्षमता में कमी आ गई है और ऐसी कमी अस्थायी प्रकृति की हो। मेरे भाई ये पॉइंट है। अगला है अस्थायी आंशिक अयोग्यता। देखिए डिसेबलमेंट, जब किसी श्रमिक की घटनाग्रस्त होने के कारण उसकी आय कमाने की क्षमता में कमी आ गई हो, मतलब कोई घटना घट गई, कंपनी में कोई श्रमिक काम कर रहा है, कोई दिक्कत हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तब भाई वो कम हो ही जाएगा उसका आय, मतलब वो कमाने की क्षमता में जो है कम हो गया। मान लीजिए पैर कट गया, हार्ट गया, कुछ दिक्कत हो गई, अस्थायी प्रकृति की हो तो इसे श्रमिक की अस्थायी आंशिक अयोग्यता कहा जाता है। इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची के द्वितीय भाग में 48 प्रकार की दुर्घटनाओं का वर्णन किया है जिनके लगने पर अस्थायी आंशिक अयोग्यता हुई मानी जाती है। अस्थायी आंशिक अयोग्यता की दशा में अधिनियम के अंतर्गत श्रमिक तभी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है जब वह 3 दिन से अधिक की अवधि के लिए आंशिक रूप से कार्य करने में अयोग्य हो रहे, 3 दिन से अधिक। ठीक, टाइम पीरियड याद रखिए, 3 डे। अस्थायी तथा अस्थायी आंशिक अयोग्यता में अंतर जाने। निर्धारित जिसे हम लोग कहते हैं, निर्धारित से आशय श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के अधीन बनाए गए या निर्धारित किए गए नियमों से होता है। जो नियम जो कानून हो भाई, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं इसके लिए। योग चिकित्सक, देखिए आप लोग का जो है योग चिकित्सक से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो किन्हीं केंद्रीय नियमों के अंतर्गत या राज्य विधानसभा के अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर हो। यही मतलब होता है कि जैसे भाई कोई कंपनी है कहीं पर है तो मेडिकल फैकल्टी भी वहाँ, मतलब जो ट्रीटमेंट कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो जाए सब कुछ रहती है, सारी सुविधाएं देती है। नाविक जिसे हम लोग कह रहे हैं, नाविक से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी जहाज़ के जो है मल्लाहों के समूह का सदस्य है लेकिन जहाज़ का कप्तान नहीं होता है वो, ये भी जानिए, जो नाव चलाता है। पूर्ण अयोग्यता जानिए जो है, पूर्ण अयोग्यता का जो है आशय ऐसी अस्थायी या अस्थायी अयोग्यता से है जिसके कारण श्रमिक उन सभी कार्यों के करने के लिए जो है अयोग्य हो जाता है जिनको करने के लिए दुर्घटना के समय वह योग्य था। मतलब दुर्घटना जब हुई थी तो वो पहले जो है योग्य था, मतलब सारे काम कर सकता था जो काम कर रहा है, जैसे मशीन कोई चला रहा है, फिर बाद में क्या हुआ, दुर्घटना जो है घट गई और उसके हाथ कट गए, मतलब ये हैंड है तो ये हाथ उसका कट गया उस व्यक्ति का, तो क्या वो वही टाइम जो है फिर उसे जो है चलाने के लिए जो है योग्य रहेगा कि नहीं रहेगा मेरे भाई, क्योंकि जब वो भाई जब जो चीज़ कट गया तो फिर वो फिर से वो उतने अच्छे से नहीं जुड़ सकता। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए इस अधिनियम के कि प्रथम अनुसूची के प्रथम भाग में उल्लिखित प्रत्येक दुर्घटना के होने पर अस्थायी पूर्ण अयोग्यता समझी जाएगी। इसी प्रकार अधिनियम की प्रथम अनुसूची के द्वितीय भाग में उल्लिखित दुर्घटनाओं के प्रतिशत का योग 100 या उससे अधिक है तब भी पूर्ण अयोग्यता उत्पन्न समझी जाएगी। ये भी जाने 100 या 100 से अधिक हो तब। महत्वपूर्ण तथ्य जानिए इसमें,
पूर्ण अयोग्यता अस्थायी या अस्थायी किसी भी प्रकृति की हो सकती है। पूर्ण अयोग्यता तब उत्पन्न हुई है मानी जाती है जब श्रमिक उन सभी कार्यों को करने में पूर्ण रूप से अयोग्य हो जाए। जो काम पहले श्रमिक कर रहा था तो वो पूरी तरह से अयोग्य हो जाए, उस काम को ना कर पाए, तभी इसे पूरा अयोग्यता माना जाता है। देखिए, और ये प्रथम और द्वितीय भाग में नियमों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अनुसूची के प्रथम और द्वितीय भाग के जितने नियम हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। पूर्ण अयोग्यता से श्रमिक की आय कमाने की क्षमता अस्थायी या अस्थायी पूरी तरह समाप्त हो जाती है। मजबूरी वेजेस, देखिए मजबूरी क्या होता है, मजदूरी जिसे हम लोग कहते हैं, मजबूरी नहीं है मेरे भाई, सॉरी, मजदूरी ऐसे काम के लिए दिए जाने वाले जो परिश्रमिक से है। इस अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी में मुद्रा में मूल्योंकित लाभ एवं विशेषाधिकार भी शामिल है, लेकिन निम्नलिखित शामिल नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं शामिल है। देखिए, यात्रा भत्ता, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, यात्रा संबंधी रियासत या जो है प्रोविडेंट फंड तथा जो है पेंशन फंड में नियोक्ता का अंशदान, कर्मचारी द्वारा नौकरी के समय में किए गए विशेष व्ययों के लिए भुगतान की गई राशि, ये भी नहीं शामिल है। और महत्वपूर्ण बिंदु, महंगाई भत्ता, मुफ्त पानी की सुविधा तथा लाभ भागिता बोनस मजदूरी में शामिल किया जाएगा। ये सब सच है। दुर्घटना की सूचना एवं दावा जारी, नोटिस एवं जो है क्लेम ऑफ एक्सीडेंट। सूचना एवं दावा या दावे को प्रस्तुत करना जो है दुर्घटना की सूचना निर्धारित रीति से दुर्घटना होने के बाद शीघ्र से शीघ्र कमिश्नर को दी जानी चाहिए। जब कोई भी जो है दुर्घटना हो जाती है भाई, जो है सॉरी मेरे भाई, जब आप जो है प्रेजेंट टाइम में आप कहीं वर्क कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, अचानक में कोई दुर्घटना घट जाती है तो आपको 3 दिन के अंदर जो कमिश्नर को जो वहाँ बताना होता है या तुरंत बताना होता है, तब उस पर सुनवाई होती है। अन्यथा जो है वह क्षतिपूर्ति संबंधी किसी भी दावे की सुनवाई नहीं करेगा, ये भी जान लीजिए, डायरेक्ट लिखा गया। कमिश्नर के समक्ष जो है दुर्घटना होने या श्रमिक की मृत्यु होने के 2 वर्ष के अंदर दावा प्रस्तुत कर देना चाहिए। मतलब वो तो 3 दिन के अंदर दे दो वो, लेकिन 2 वर्ष टाइम दिया गया है कि अगर आप कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, बाई द डेथ हो गई जो है जो काम कर रहा था वहाँ, तो उनके परिवार वालों को वहाँ दावा करना चाहिए 2 साल के अंदर। अगर 2 साल के बाद दावा कर रहे हैं तो फिर आपको कंपनसेशन देने में वो इनकार कर सकता है, उसके पास ये राइट्स है। यह दुर्घटना अधिनियम की धारा 3 क्लॉज 2 के अंतर्गत जो है रोग के कारण है, तब दुर्घटना रोग के कारण उत्पन्न अयोग्यता की दशा में कार्य से अनुपस्थित रहने के प्रथम दिन से जो है हुई मानी जाएगी, ये भी जान लीजिए। यदि कोई कमिश्नर निरंतर सेवा में रहते हुए कार्य करता है और फिर सेवा कार्य छोड़ देता है तथा छोड़ने के 2 वर्ष के अंदर व्यावसायिक रोग होने के आसर बढ़ जाते हैं, तो जिस दिन ऐसे आसरों का जो है पहली बार पता लगता है तो दुर्घटना उसी दिन से मानी जाएगी, ये भी जानिए। जिस दिन पहली बार पता लगेगा कि इसी दिन से इनकी तबीयत ये सब दिक्कत है तो उसी दिन से दुर्घटना मानी जाएगी। यदि दुर्घटना सूचना देने में कुछ कमी अथवा अनियमितता रह गई हो तो क्षतिपूर्ति के लिए दावे की सुनवाई निम्नलिखित दशाओं में की जाएगी। जानिए कौन कौन से पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मेरे भाई। नियोक्ता के परिसर में श्रमिक की जो है मृत्यु होने की दशा में, अगर ये नियोक्ता जहाँ पर है कंपनी में वहीं अगर जो है कार्य करने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तब जो है यहाँ उसको जो है मिलेगा। अगला पॉइंट है, नियोक्ता को दुर्घटना की सूचना का प्राप्त होना। यदि नियोक्ता को या उसके किसी प्रतिबंधीय व्यक्ति को किसी भी अन्य साधन से दुर्घटना की सूचना प्राप्त हो गई हो, तब भी ये चीज़ हो जाएगा। ये 2 पॉइंटें हैं। यदि कमिश्नर को दुर्घटना की सूचना ना दी गई हो तो उचित समय में दावा प्रस्तुत ना किया गया हो, तब भी जो है क्षतिपूर्ति के दावे की सुनवाई कर सकता है। यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाए कि सूचना ना देने या उचित समय में दावा प्रस्तुत ना करने की उचित कारण था, मतलब कुछ कारण होगा भाई, उतना समय भाई जब दुर्घटना आज घटी, अब कोई अस्पताल में लेके जाएगा कि कोई कंप्लेन करने जाएगा, समझ सकते हैं। सूचना में दी जाने वाली क्या चीज़ें होती है, मुख्य बातें, सूचना में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं, देखिए, चोटग्रस्त श्रमिक का नाम एवं पता, और बी नंबर है दुर्घटना का कारण या दुर्घटना घटित होने की तिथि। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि सूचना निम्नलिखित में से किसी को भी दी जा सकती है, देखिए किसे दी जा सकती है, नियोक्ता। यदि नियोक्ता एक से अधिक है तो किसी भी एक नियोक्ता को। सी नंबर है नियोक्ता के यहाँ कार्य करने वाले प्रबंध के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को जिसके अधीन जो है चोटग्रस्त श्रमिक नियुक्त था। इन सभी के द्वारा जो सूचना दी जा सकती है। सूचना पुस्तिका का निर्दिष्ट प्रारूप में रखा जाना। राज्य सरकार किसी विशेष वर्ग के नियोक्ताओं को यदि आदेश दे सकती है कि वह निर्धारित प्रारूप में एक सूचना जो है पुस्तिका रखेंगे। यदि ऐसा होता है, मतलब ऐसी पुस्तिका चोटग्रस्त श्रमिकों के लिए कारखाने में उपलब्ध रहेगी। ऐसी पुस्तिका में चोटग्रस्त श्रमिक अपनी चोट का ब्यौरा देगा मेरे भाई। जब कोई पुस्तक या कुछ लिखा रहेगा, डायरी या कुछ,
भाई कंपनी, हर एक कंपनी को रखना ही चाहिए। जैसे आपको पुलिस में रखा रहता है केस डायरी और FIR डायरी, ये सब सारी चीज़ें, तो आपको एक डायरी रखना होगा जो कि उसमें वो लिख सके कि ये चीज़ दिक्कत है, ये प्रॉब्लम हुई, जो कि आपको सूचना वहाँ पहले से ही दाखिल हो चुकी है। यही चीज़ इसमें कह रहा है और कुछ नहीं है। सूचना देने के रीति जो है, सूचना ये सब का प्राप्तकर्ता के घर, कार्यालय का व्यवसाय पते पर दी जाएगी अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा इन पतों पर भेजी जाएगी। सूचना पुस्तिका नोटबुक में इसकी प्रतिष्ठित एंट्री कर दी जाएगी, ये भी चीज़ कहा गया है। इस संबंध में भगवान दास बनाम आप लोग का जो है प्यारे लाल का जो है केस है वो 1954 में था, MBH 59 करके था। ये मामला जो है प्रमाण जो पूरी तरह जो है प्राणघातक दुर्घटनाओं के संबंध में नियोक्ताओं को विवरण मांगने का अधिकार मार्ग जो बताता है। श्रमिक की मृत्यु की दशा में विवरण, ये भी पहला पॉइंट है, जानिए। जब कमिश्नर को यह सूचना मिलती है कि रोजगार के समय में और रोजगार के कारण जो है दुर्घटना होने से श्रमिक की मृत्यु हो गई है, तो ये नियोक्ता को रजिस्टर्ड डाक द्वारा जो है एक नोटिस भेजेगा और नियोक्ता नोटिस प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर निश्चित जो है प्रारूप में एक विवरण प्रस्तुत करे जिसमें श्रमिक की मृत्यु के कारणों का उल्लेख करे तथा यह भी उल्लेख करे कि स्वयं की सहमति से वह मृत्यु के कारण क्षतिपूर्ति जमा करने के लिए उत्तरदायी अथवा नहीं। धारा जो है ये 10 के ए में बताया गया। ठीक, क्षतिपूर्ति की राशि को जमा करना ये भी बताया गया इसके बारे में। अगर नोटिस मिल जाए तो उसके भीतर ही जो क्षतिपूर्ति राशि जमा कर दिए 30 दिन के अंदर ही। राशि का जमा नहीं करना, यदि नियोक्ता स्वयं को क्षतिपूर्ति की राशि जमा करने के लिए जो है उत्तरदायी नहीं मानता है तो वह क्षतिपूर्ति की राशि को कमिश्नर के पास जमा नहीं कराएगा तथा जो है विवरण में अपने आप को जो है उत्तरदायी नहीं मानेगा। मानने का कारण स्पष्ट रूप से समझाएगा। अगर नहीं मानेगा, नहीं जमा करेगा तो देखिए, प्राणघातक दुर्घटनाओं तथा गंभीर चोटों की रिपोर्ट धारा जो है 10 के बी में दिया गया है। सीरियस इंजरी जब होती है 7 दिन के अंदर कमिश्नर को रिपोर्ट देना जहां किसी प्रचलित कानून के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा जो है उसकी ओर से किसी अधिकारी को ऐसी दुर्घटना की सूचना देनी जरूरी है, बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। 7 दिन के अंदर, ये 7 दिन आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, ये 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसके जो है MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं। जिसके कारण जो है उसके परिसर में श्रमिक की मृत्यु हुई है या गंभीर शारीरिक चोट पहुँची है तो ऐसा व्यक्ति जो है मृत्यु होने या गंभीर चोट पहुँचने के 7 दिन के भीतर आयुक्त के पास एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें उन सभी दशाओं को ठीक ठीक प्रकार से जो उल्लेख किया गया हो कि कैसे मृत्यु हुई, कैसे नहीं हुई, ये सब सारी चीज़ें ठीक जरूरी है वहाँ। यदि राज्य सरकार अनुमति दे तो सूचना देने वाला व्यक्ति आयुक्त को रिपोर्ट भेजने के स्थान पर उस अधिकारी को रिपोर्ट भेज सकता है जिसको रिपोर्ट भेजी जानी आवश्यक है। ये भी चीज़ें हैं। गंभीर शारीरिक चोट का स्पष्टीकरण, गंभीर चोट से आशय ऐसी चोट से है जिसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित संबंध में अस्थायी हानि हो जाए। देखिए, होने की संभावना है या हो जाए। जैसे श्रमिक क्षतिपूर्ति का अधिनियम देखिए, श्रमिक को किसी शारीरिक अंग के प्रयोग की अस्थायी हानि अथवा चोट, मतलब कोई कट गया अंग, जैसे हाथ पैर कुछ भी कट गया, चोट लग गई, बहुत ज़्यादा लग गया, टूट गया। देखने की शक्ति अस्थायी, मतलब कोई आँख में दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम। सुनने की शक्ति मतलब कान में कोई दिक्कत होगी, ज़्यादा गंभीर घटना, सीरियस नेचर का। शरीर के किसी अंग की जो है हड्डी मतलब पूरी तरह कट जाना या छटक जाना। चोटग्रस्त श्रमिक या 20 दिन से अधिक समय के लिए कार्य पर अनुपस्थित रहना, तभी माना जाएगा कि इसको जो है दुर्घटना मतलब इंजरी में जो है ये बहुत सीरियस नेचर का। ये सब पॉइंट याद रखना होगा। अब राज्य सरकार द्वारा उपयोग देखिए, दूसरा पॉइंट है धारा का क्षेत्र विस्तृत। राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना को उपयोग धारा 10B के क्लॉज ए में प्रावधानों को अल्प वर्गों में नियोक्ताओं के परिसरों पर लागू कर सकती है। साथ ही कमिश्नर को रिपोर्ट भेजने के लिए अन्य व्यक्तियों के भी निर्देश कर सकती है, ये भी कहा गया है इसमें। प्रस्तुत धारा का लागू होना जिन कारखानों पर कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 लागू होता है उन पर इस धारा का प्रावधान लागू नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। डॉक्टरी जांच होना चाहिए, 11 नंबर में दिया गया। ये डॉक्टरी जांच करवाना जरूरी है कि क्या है क्या नहीं, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, उसके रिपोर्ट भी लगेंगे। और इसमें दूसरा पॉइंट दिया गया, डॉक्टरी जांच के लिए मना करने पर यदि कोई श्रमिक उपधारा फर्स्ट के नियमों के अंतर्गत अथवा कमिश्नर के कहे जाने पर भी जो है अगर वो डॉक्टरी जांच करने से मना करता है तो उसे जो है पूरी तरह से है बाध माना जाएगा, उत्पन्न करता है। ऐसी अनुपस्थिति की अवधि में वह क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार नहीं, खो देता, पूरी तरह नहीं पाएगा। रोजगार के स्थान को छोड़ देना पर यदि कोई श्रमिक बिना डॉक्टरी जांच कराए अगर छोड़ दे रहा है तभी उसे जो है नहीं मिलेगा। बिना डॉक्टरी जांच कराए मृत्यु होने पर यदि कोई कमिश्नर को धारा 2 या 3 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति पाने के अधिकार से वंचित था, बिना डॉक्टरी जांच कराए जो है मर जाता है तो कमीशन उचित समझे हुए मृतक के जो है आश्रितों को क्षतिपूर्ति की राशि
भुगतान करने का आदेश दे सकता है अगर उसकी मृत्यु हो जाए, अगर डॉक्टरी रिपोर्ट ना मतलब जांच ना हो पाए प्रेजेंट टाइम में। यह धारा नंबर 11 के 4 में दिया गया है। क्षतिपूर्ति से वंचित रहने की अवधि के लिए कुछ टाइम ये है, धारा 2 या 3 में भी बताया गया है। इसकी चीज़ें समय जो है पूरी तरह तक बढ़ा दिया जाएगा जब भी वो चीज़ें दिक्कत होगी। डॉक्टरी जांच के लिए जो है मना करना अथवा ये सब सारी चीज़ें दिया गया, इसमें कुछ पढ़ने की बात नहीं है अगर जानबूझ के। आवेदन पत्र का प्रारूप देखिए, फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन ऐसे भरना होगा आपको। आयोग के समक्ष आवेदन की जो है जब किसी दुर्घटना पर जो है क्षतिपूर्ति या दायित्व उत्पन्न होता है तो इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन ऐसी क्षतिपूर्ति का दावा कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदक की अनिवार्यता, ये सब सारी दशाएँ क्या होगा क्या नहीं, क्या दिक्कत। श्रमिक के आश्रितों को क्षतिपूर्ति की राशि के लिए दावा करना होगा। पक्षकार अपने मध्य जो है उत्पन्न हुए विवाद को जो है ठहराव द्वारा निपटाने में असमर्थ हो तब भी आवेदन पत्र आप लोग को मतलब उसमें चीज़ें हो सकती हैं। कमिश्नर को दिया जाना वाला जो है निर्धारित प्रारूप होना चाहिए। MB एंड जो है जी इंजीनियरिंग फैकल्टी ऑफ वर्सेस आप लोग का जो है बहादुर सिंह AIR 1955 के मामले में यह चीज़ कहा गया था, इसको दावा गया था इलाहाबाद कोर्ट। निर्धारित फीस होना चाहिए, इसमें कुछ फीस है। आवेदक नाम उम होना चाहिए सभी पक्षकारों के, सभी चीज़ों को जो जिसके साथ ऐसा हुआ। आवेदक के जो है निरीक्षण होने पर यदि कोई दिक्कत हो तो आवेदक अनपढ़ है तब भी जो वो बोल करके या उकर करके जो इशारे के द्वारा जो किसी के द्वारा लिखवा भी सकता है, ये भी है। दुर्घटनाओं के मामले में कमिश्नर को अतिरिक्त जमा मांगने का अधिकार है। देखिए पावर ऑफ कमिश्नर के पास क्या है, अतिरिक्त राशि जमा कराने की नोटिस भेजना। यदि किसी जो है नियोक्ता ने दुर्घटना के कारण चोट लगने के किसी श्रमिक की मृत्यु होने की क्षतिपूर्ति की राशि कमिश्नर के पास जमा करवाई है तो कमिश्नर ये मानता है कि जमा कराई गई राशि अपर्याप्त है तो वह नियोक्ताओं को अतिरिक्त राशि जमा करने के लिए नोटिस दे सकता है। ये भी चीज़ें हैं। कमिश्नर के अतिरिक्त असंतुष्ट होने पर ये सब सारी चीज़ें हो सकती है। कमिश्नर की कार्यविधि और उससे संबंधित शक्तियाँ होती है। शपथ के साथ गवाही लेने के संबंध में ये पहली शक्ति है। गवाही की उपस्थिति जो है सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक जो है प्रपत्रों एवं भौतिक वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए जो है बाध्य करने के संबंध में भी है, उसके पास अधिकारी है। ये सब सारी चीज़ें देता है। पक्षकारों की उपस्थिति जो अपीयरेंस ऑफ पार्टी जो है धारा 24 में दिया गया, इसको पढ़ लीजिएगा। कारखाना अधिनियम के नियुक्त को निरीक्षक खान अधिनियम के जो है नियुक्त को निरीक्षक के पक्षकार वकील होना जरूरी है। सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अधिकारी जिसे वह जो है व्यक्ति के अधिकृत किया गया हो, उस व्यक्ति के अधीन किया गया। रजिस्टर्ड श्रम संघ का कोई पदाधिकारी होना चाहिए। कमिश्नर की सहमति के संबंध में व्यक्ति द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति, बीमा कंपनी का कोई भी अधिकारी के मामले में यह निर्णय दिया गया था कि संयुक्त हिंदू परिवार जो है जिसे हम लोग कहते हैं कर्ता जो है अधिकृत के लिए जाने में जो है चोटग्रस्त श्रमिक की ओर से आवेदक पत्र प्रस्तुत कर सकता है, जो उसका कर्ता होगा। गवाही लिखने का तरीका जानिए आप लोग, धारा 25 में दिया गया है। इसके प्रावधान क्या है, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो धारा 25 आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। तो आई होप है कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे पूरा एक्ट। मेरे भाई आप लोग सेक्शन वाइज ऐसे करके पढ़ते बुक से पढ़ते तो आप लोग समझ नहीं पाते, जहाँ तक बहुत बड़ा हो जाता। तो इसलिए मैंने जो करीबन आधे घंटे के पहले ही इस वीडियो को ख़त्म कर दिया। आधे घंटे में आप पूरा वर्कमैन आप कंपनसेशन एक्ट जो है 1923 अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से समझ सकते तो बहुत अच्छी बात है। तो आज का वीडियो यहीं तक, आगे बने रहिए मेरे साथ, आपको और किस चीज़ प्रोवाइड होगी। तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छा लगा और लाइक करिएगा।